वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द स्टोरीज एंड आज हमारे साथ है मिस्टर पुष्कर हु इज पुष्कर सर का पूरा नाम लेना क्या हुआ क्या क्या जल्दी ले शाबाश मिस्टर पुष्कर करमालकर करमालकर क्या बात है कमाल कर सर ने तो आते ही कमाल कर दिया है। मेरा नाम है शिवम, हेलो। मेरे साथ स्वाति ने इंट्रोडक्शन दे दिया है और हमारे साथ हैं आज पुष्कर सर। बहुत सारी कमाल की बातें करने का मन है सर मेरा और मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर नो बजट शो 0 बजट पे आप आने का बहुत शुक्रिया। हम सबका आज ड्रेस भी हमने बहुत क्या- अच्छे से कोऑर्डिनेटेड है कि हम थोड़ा बजट दिखा पाए। बेस्ट हम ये दिखा सकते हैं कि हम हाँ। कलर कोऑर्डिनेटेड हैं। हाँ। यस At the most. कॉस्ट्यूम का बजट नहीं मिला भाई डायरेक्टर। ऑलराइट, तो सर आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू। बहुत सारी चीजें हैं बट विल स्टार्ट विद हेड ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट आई बीन टोल्ड एंड व्हाट आई हैव सीन यू एज। तो हेड ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? हेड सुनते ही मतलब बॉस वाली फीलिंग आ रही है, बॉस है आप मतलब यू द बॉस मैन। सो लास्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने एज ए सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर किए हुए हैं। राइट। और इसमें इसका काम जो है ये पोस्ट का या डेजिग्नेशन का ये बेसिकली शुरू होता है स्क्रिप्टिंग लेवल से। अच्छा, ओके। सो जैसे ही फर्स्ट ड्राफ्ट आ जाता है तो उसकी बजटिंग इज द मेन पार्ट या मेन जॉब ऑफ दिस प्रोफाइल। ओके। और इसमें पिन टू पियानो जितना आप इंक्लूड कर सकते हैं बजट में, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम योर एक्टर्स टू योर पोस्ट प्रोडक्शन, राइट, A to Z सबका कॉस्टिंग अकाउंट करना और एक बजट बना के ये जो भी प्रोजेक्ट है वो क्या कॉस्ट में बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कितने दिन की शूटिंग होगी, ये सारा इवेल्युएट करके प्रोड्यूसर के सामने रखना। उसके अलावा मैन पावर कौन सी चाहिए, कौन से टेक्नीशियंस बेस्ट हो सकते हैं, डायरेक्टर क्या चाहता है, डीओपी की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कैमरे की ज़रूरत है, उस हिसाब से मतलब क्या आउटपुट चाहिए अल्टीमेटली उस हिसाब से कैमरे के ऑप्शंस डीओपी को देना। उसके अलावा बेस्ट ऑफ द लोकेशंस फाइंड आउट करना। मेन एक्टर्स तो चलो डायरेक्टर्स मोस्टली अपनी लिस्ट देते हैं, विश लिस्ट देते हैं, बट उसके अलावा लगने वाली कास्ट, उनकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, कितने में बैठना चाहिए, सब कुछ इसको एनालाइज करके टाइम एंड अगेन जैसे जैसे स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट बनते हैं वैसे वैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बताते रहना कि ये कॉस्ट हम पहुंच रहे हैं या ये यहाँ पे एस्केलेट हो रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो एक बॉटम लाइन होती है, एक फिगर होती है कि जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। करेक्ट। तो उस हिसाब से जहाँ पे भी कोई भी या एक सीक्वेंस हो या एक एक्टर हो या एक टेक्नीशियन हो अगर बजट के बाहर है तो वो बता के, सिर्फ बताना नहीं है तो उसके लिए अदर ऑप्शंस क्या हैं कि जो अपने बजट में बैठे वो बताना। और ये हो गया प्री का काम। उसके अलावा प्रोडक्शन के वक्त भी जो प्लान किया हुआ है उस हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स सबको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटीमेट करके वो सही से फ्लो में जा रहा है ये देखना। शूटिंग टाइमली ख़त्म करना, अगर एस्केलेट हो रहा है तो उसके फ्लैग्स पहले से ही रेज करना। और एक फ्लो में सारा प्रॉपरली ख़त्म करना वो पार्ट। अगर कुछ बच गया तो क्यों बच गया, कैसे हम इसको कम से कम कॉस्ट में वापस उसी बजट में बिठा के ख़त्म कर सकते हैं ये देखना। और उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन का। पोस्ट प्रोडक्शन में एक फ्लो तो रेडी होता है, मतलब यूजुअली सारे लोग कोई मतलब अलग एक तरीके से ही पोस्ट प्रोडक्शन खत्म होता है तो वो उतने टाइम में ख़त्म करना ये, और फाइनल प्रोडक्ट आगे देना। मतलब 360 डिग्री you're working, मतलब सब कुछ from top to the end. Right. Yes. That's a lot honestly. Starts from pre-production to post-production. Yes, सारा का everything. सारा, wow, amazing. But sir आपने इतना बार बजट की प्लानिंग की बात की तो जस्ट हमारी जो ऑडियंस है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सपोज अगर किसी फिल्म में हम 100 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं तो क्या आप 100 करोड़ में ऐसे सरप्लस कम ज़्यादा तो होता ही होगा I'm sure, तो वो लेके चलते हैं वो मार्जिन उस वैसी टाइप की सिचुएशन में क्या डील करते हैं? बिकॉज यूजुअली शूट बजट एक्सीड होते ही होते हैं। यस नहीं देखिए कैसा है ना कि डिपेंड ऑन दी
प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो डिसाइडेड कॉस्ट में ख़त्म हो जाते हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, अब काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका बजट एक्सीड हो सकता है, जैसे एक्टर बीमार पड़ गया, सेट पे कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हमें ब्रेक लेना पड़ा, बारिश आ गई कि जिसकी वजह से हमने आउटडोर प्लान किया था उस दिन शूट ही नहीं हो पाया। ये शिफ्ट एक्सटेंड हो गई, शिफ्ट्स तो यूजुअली एक्सटेंड होती है, हम वो कैलकुलेट करके चलते हैं, वो थोड़ा बफर हमें रखना पड़ता है कि चलो अगर 50 दिन का शूट है तो उसमें से 10 दिन एक्सटेंड होगा ही होगा। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको आदत होती है रोज एक्सटेंड करना, बट वो आपको आपके बजट में उसका एक पार्ट रखना पड़ता है कि हाँ ये एस्केलेट होगा। अब वो हर कोई जो बजट बनाता है उसका वो काम करने का तरीका होता है, वो किस तरीके से वो अमाउंट आप इसी में एडजस्ट करो और आगे बढ़ो। हाँ कुछ कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सेट पे कोई मेजर इशू हो जाता है जिसकी वजह से आप 4 दिन शूट नहीं कर पाते हो, इतना तो आप ये करके नहीं चलते हो, मतलब उसमें आपकी कॉस्ट पकड़ के नहीं चलते हो कि 4 दिन का एक्स्ट्रा कॉस्ट पकड़ा हुआ। तो जब एस्केलेट हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको दिख रहा है कि आप एक बजट एक्सीड करोगे तो आपको टाइमली आपके डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को या स्टूडियो को, जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताना चाहिए कि हाँ भाई देखिए आपने एक्स अमाउंट पकड़ी थी, ये x+4 हो जाएगा, ये रीजंस हैं, तो आप पहले आपका कंफर्मेशन दो तो ही मैं आगे शूट करूंगा, नहीं तो जो मेरा बजट है जितना मेरे पास है उतने ही दिन का मैं शूट करके दूंगा। ओके। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइक शी सेड 100 crores तो आपने एक्सीड करने का बता दिया, कभी वो बच गया तो जिनका है उनको वापस जाएगा, वो बच जाता है, ऐसा भी ऐसा भी हो सकता है। यस आप कितने सही तरीके से मैनेज करके शूट करते हो, आई थिंक ग्रेट प्लानिंग वुड कम लाइक दैट कि जितना एस्टिमेट, क्योंकि आप आई एम श्योर हर पॉसिबल एक्सपेंस को आप काउंट करते ही होंगे, जैसे कि आपने बोला कि 10 दिन तो एक्सटेंड करते ही हैं शिफ्ट्स वगैरह, तो आई एम श्योर इट इज़ अ लॉट ऑफ गुड प्लानिंग। हाँ, that planning is the most important part of everything, right from pre to post. You need exact planning. ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी प्लानिंग 100% सही है, बट अगर ना आपने 80-85% भी हिट कर दिया तो भी आप सेफ हैं, आप सेफ जोन में रहोगे हमेशा, आप गलत जा नहीं सकते हो। कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं होती है वो मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और ये भी है कि आप 200 लोगों को लेके चल रहे हो तो हर दिन उसमें से 1% 2% लोग कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे, करेक्ट है ना। जैसे डायरेक्टर एक्सटेंड करता है वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे लाइट का ट्रक है वो लेट पहुंचा, 2 घंटा आया नहीं, ट्रैफिक की सिचुएशन मुंबई में खराब है, तो वो आपको जैसे उस तरफ से एक्सटेंशन हो सकता है, वैसे प्रोडक्शन की एंड से भी ये चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से डिलेस चलते हैं, और ये आपको एकोमोडेट करना पड़ता है आपके बजट में और साथ में चलना पड़ता है। सर सो आई वांटेड टू नो कि ये बजट आप लोग डिसाइड कैसे करते हो कि इसका 20 करोड़ जाएगा, इसका 60, इसका 100 करोड़, सो हाउ डू यू एलोकेट दैट कि मेरे को ये प्रोजेक्ट है तो मेरे को इस पे इतना स्पेंड करना है? देखो बजट तो मेरिट से बनता है। अच्छा, आप बेसिकली 3 पोर्शंस हैं बजट के, एक है ATL अबव द लाइन, अच्छा, BTL बिलो द लाइन, ओके, और पोस्ट प्रोडक्शन। अच्छा, तो इसमें से ATL आपका वेरी होते रहता है, BTL मोस्टली फिक्स हो जाता है नंबर ऑफ डेज के ऊपर से। ठीक है, जैसे आपके लाइट का एक कॉस्ट है, या लाइटमन का एक कॉस्ट है, स्पॉट बॉय का एक कॉस्ट है, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपके एक हमारी एसोसिएशन है, यूनियन है, जिन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है कि 12 घंटे के लिए ये कॉस्ट होगा। अच्छा, ओके, तो आपकी 60 दिन की शूट है तो इन लोगों का कॉस्ट एक फिक्स है, हाँ वो फिक्स है कि इतना ही आएगा, आप 60 दिन शूट करो तो इतना आएगा, 65 दिन शूट करो तो इतना आएगा, 60 दिन शूट करो। आपका ऊपर नीचे क्या होता है, आपके जूनियर्स ऊपर नीचे होते हैं, आपके ATL ऊपर नीचे होता है, और आपका पोस्ट प्रोडक्शन का पीरियड ऊपर नीचे होता है। पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा वेरिएबल आपका VFX है, ओके। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके एक बजट बनता है। अब 20 करोड़ 60 करोड़ ये तो आपके स्क्रिप्ट के ऊपर, आपके जॉनर के ऊपर, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे रीजनल फिल्म्स हैं, जो सबसे बड़ी फिल्म, अब मैं अगर मराठी की बात करूँ तो सबसे बड़ी फिल्म 15 करोड़ में बन जाती है, वही स्क्रिप्ट लेके आप हिंदी में बनाओ तो वो 300 करोड़ भी कम है, 400 करोड़ भी कम है। हमने अभी 600 करोड़ की फिल्म देखी। ये फर्क क्यों? ये टेक्नीशियन की कॉस्ट में फ़र्क है, आपकी रिक्वायरमेंट में फ़र्क है। अच्छा, आपका सेटअप चेंज हो गया ना। जो
मराठी में जो अगर 3 लाख रुपए पर डे खर्चा होता है तो वो हिंदी में 18 लाख रुपए खर्चा होता है। कोई चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है वो देनी पड़ती है फिल्म से, बट उसमें भी आप कंस्टेंट होके कम बजट में काम कर सकते हैं। मतलब एक तो आपको एज अ जो बजट बना रहा है, आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कह लो, प्रोडक्शन कंट्रोलर कह लो, अब जो भी जिसको बजट की समझ है उसकी विजन छोटी बड़ी उसको करनी आनी चाहिए। करेक्ट, बराबर। जिस हिसाब से है प्रोजेक्ट, अगर मतलब कभी कभी कैसे होता है कि हाँ ये फिल्म बनानी है बट फिल्म बनानी है 20 करोड़ में, ओके, तो उस हिसाब से आप सोचो कि आपका चलो मेजर पोर्शन आपका, चलो एक बड़ा एक्टर चाहिए तो बड़े एक्टर की वजह से एक मेजर पोर्शन वहाँ चला गया, बट आप बचे हुए चीज़ों में पैसे में आप कैसे आपका 50 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का मैनेज करते हो। अब उसमें ये भी है कि आपको ये भी डायरेक्टर से बार बार बात करनी पड़ेगी कि हमारे बजट कंस्टेंट है तो आपको 50 दिन नहीं मिलेंगे, आपको 40 दिन मिलेंगे, तो आप उसमें मैनेज करो, आप कैसे कर सकते हो वो देखो, मेरी तरफ से आपको क्या चाहिए, सिंगल कैमरा के बजाय डबल कैमरा चाहिए कुछ सीक्वेंसेस के लिए, वो ले लो। तो आपको वो आपके प्रोजेक्ट साइज के हिसाब से आपको वो मैनेज करके चलना पड़ता है। मतलब एक प्रोजेक्ट कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट 20 करोड़ में भी बन सकता है और 30 करोड़ में भी बन सकता है। तो वो आपको आपके अल्टीमेटली प्रोड्यूसर या स्टेक होल्डर्स की क्या डिमांड है उस हिसाब से आप उसको बजट बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब एक टेक्नीशियन जैसे कई म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो 15 लाख पर सॉन्ग लेते हैं, बट ऐसे भी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो 7 लाख 8 लाख में अच्छा गाना बना के दे सकते हैं। तो वो आपको वो ऑप्शंस डायरेक्टर्स के सामने, प्रोड्यूसर्स के सामने रखने पड़ेंगे कि हाँ इसमें हो सकता है, आप इनको भी ट्राई कर लीजिए। वेरी नाइस। मतलब बहुत इतना वास्ट है कि आपको मतलब हर लाइक यू सेड आपको म्यूजिक का भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, अगर फिल्म में तो उसका भी। यस, यूजुअली डायरेक्टर की एक विश लिस्ट होती है, अच्छा, वो दे देते हैं, अगर वो बजट में आ जाती है तो वो उनको मिल जाते हैं, बट अगर नहीं आ रहे तो आपको उनको सिमिलरली ऑप्शंस भी देने पड़ेंगे, उनसे भी ऑप्शंस आएंगे। सो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट, कीप इवॉल्विंग, कीप लुकिंग फॉर बेटर पीपल इन कम इन लेस अमाउंट, और वो सब करते रहना पड़ता है। तो वो आपको फाइनली जब आप फ्लोर पे जाने वाले हो तब तक आपका एक फुल फ्लेश बजट बन जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलब हालांकि अभी हो रहा है कि एक पॉइंट पे आके पता चल रहा है कि ये इतने बजट में ही बनेगा, और सामने वाले जो हैं स्टेक होल्डर्स वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास इतना बजट नहीं, हम नहीं बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं जो हमने सुना, अभी सुन भी रहे हैं और हो भी रहा है। तो ऐसे भी होता है। मतलब कितना वास्ट स्कोप ऑफ वर्क है, दिस इज सो मच। इसके अंदर बहुत कुछ है कसम से, इसमें Yeah. तो आई फील सभी कुछ है इसमें। Yeah. दिस इज एवरीथिंग दैट आई हर्ड सो फार, प्रोबब्ली वो एक ही एस्पेक्ट के अंदर इंक्लूड हो गया, सो दैट्स अ लॉट। एक्चुअली सी दैट्स द आइडिया ऑफ द शो। हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं क्योंकि सबको सिर्फ हीरो हीरोइन दिखते हैं, Right. पीछे का जितना मेहनत है, इतनी प्लानिंग है, पीपल हु आर मेकिंग इट हैपन, ये वाली भी जो मेहनत है ये दिखनी चाहिए। And आपने जैसे बताया डेफिनेटली समझ आ रहा है। बट सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? हाउ डिड यू गॉट इनटू दिस लाइन ऑफ वर्क? this was never a plan. Yeah. So I wanted to do MBA, get into a banking sector. मेरे फादर बैंक में थे, मेरे दादाजी बैंक में थे, तो वो वही प्लान था। बट किसी दिन कॉलेज में मेरा एक दोस्त थिएटर करता था उस वक्त, मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है, मतलब 27-28 साल पहले की बात है। सो वो थिएटर करता था, मैं कॉलेज में था, उसका वो मुझे ऐसी शाम को रिहर्सल पे लेके गया देखने के लिए। तो वो एक कैरेक्टर आया हुआ नहीं था, वो वन एक्ट प्ले उनको जाके शाम को कहीं परफॉर्म करना था, एक कैरेक्टर आया हुआ नहीं था, तो उसने मुझे बोला कि तू कर लेना यार, एक तो लाइन बोलनी है स्टेज पे जाके। तो वो मैंने किया, और वहाँ से फिर मैं इस फील्ड में आया, और वापस एक्टिंग कभी नहीं की मैंने। बट जैसे यहाँ पे वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होते हैं, काफ़ी इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो कॉलेज के लिए रिहर्सल हॉल देखना, चाय की अरेंजमेंट करना, पानी की अरेंजमेंट करना, यहाँ से शुरू हुआ। फिर मैंने थिएटर के लिए लाइट्स किए एक पॉइंट पे, काफ़ी कम टाइम के लिए। फिर मैंने उस वक्त अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का एक छोटा कोर्स किया 2 साल का मार्केटिंग में, और फिर मुझे लगा कि नहीं ये नहीं हो पाएगा MBA मुझसे। मैं बैंक में लगा भी था, सो आई वर्क फॉर अ वीक इन ICICI, और फिर मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है। तो देन आई केम बैक,
I did I learned animation and graphics. उसमें कुछ कोशिश की मैंने हो सकता है क्या, तो वो भी नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली प्रोडक्शन में ही आया. You always knew about budget. वो nag of budget था, तभी फिर आपने कहा प्रोडक्शन में तो ये बजट वाला सेक्टर शायद, because course you were. बजट तो काफ़ी बाद में आया. मैं अपनी जर्नी आपको बताता हूँ. मैंने बालाजी में ज्वाइन किया, एक मराठी शो वो कर रहे थे, उनको कोई मराठी बंदा चाहिए था, तो दे डायरेक्टली गेव मी अ पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर. Okay, nice. सिर्फ वो अरेंज करके देना, वो हुआ नहीं. और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि ये देखो आपके पास 10 दिन है, आप अगर कुछ सीख सकते हो, वो प्रोजेक्ट तो हो नहीं रहा, आप जो सीख सकते हो वो सीख लो और कर लो यहाँ पे काम, आप हमारे यहाँ पे रह सकते हो, मतलब काम कर सकते हो. तो आई लर्न शेड्यूलिंग एंड दे गेव मी फर्स्ट प्रोजेक्ट क्योंकि सास भी कभी बहू थी. Wow. दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. सो वो मेरी वो वहाँ पे मैं लगभग साल 1.5 साल था, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा मैंने. 2-3 प्रोजेक्ट्स की शेड्यूलिंग की. एंड देन आई गॉट आउट, आई डिड, मतलब फिर उसके बाद मेरी एक स्टेप आगे बढ़ती गई. देन आई गॉट ऑन टू अ फ्लोर. मैं फ्लोर ईपी बना, फिर वहाँ से टेलीविज़न का ईपी बना, फिर टेलीविज़न में सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बना, फिर टेलीविज़न के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हैंडल करता था. सो 20 साल लगभग मैंने टेलीविज़न किया. लास्ट प्रोजेक्ट मैंने कौन से आपने टेलीविजन पे शोज किए थे? बहुत अच्छा लगा मुझे. काफ़ी किया मैंने. सीआईडी स्पेशल ब्यूरो किया. सीआईडी का nice. एक डेली वर्जन आया था, वो किया मैंने लास्ट टेलीविज़न किया था एमए एंटरटेनमेंट है निखिल अडवाणी की, हाथू फिल्म करके एक सीरीज़ है, इंटरनेशनल सीरीज, जिसपे होमलैंड भी बना था. Okay. उसका एक POW करके इंडियन वर्जन आया था, तो उनके साथ मैंने काम किया. तो टेलीविज़न का काफ़ी एक्सपीरियंस था, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ जब मैंने सीरीज़ और फिल्म्स की. तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ वो, क्योंकि टेलीविज़न के बजट्स बहुत कम होते हैं. तो आपको कम पैसे में कम टाइम में मैनेज करने की आदत हो जाती है. तो उसका हेल्प काफ़ी हुआ मुझे. मतलब आई थिंक टेलीविजन पे ये काम करके फिल्म के लिए इजियर हो गया होगा, बिकॉज दे आर हाँ, मतलब फ्रीक्वेंटली आप ऐसे किसी को पूछोगे तो वो ये कभी जो फिल्म ही करते आए हैं, जिन्होंने फिल्म की प्रोडक्शन की है, तो वो कभी ये इसके लिए हाँ नहीं बोलेंगे कि यार टेलीविज़न के लोग फिल्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं. उनको लगता है कि विजन छोटा होता है. बट अगर आपको आपके बजट पे आपका कंट्रोल है, तो आप विजन छोटा बड़ा कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. Wow. That's something. Multiple aspects हैं production के, like you said, budgeting, locations. Which one do you enjoy the most? बजटिंग. अच्छा, you love that much. Okay. Preparing the budget. Okay. Trying to execute it according to it. Okay. Trying to save the money. Wow. Okay. You've been part of various big projects, Ray, Shabash Mithu. तो आपका आउट ऑफ ऑल सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस प्रोजेक्ट का रहा? मेरा रे पे रहा. रे पे? बिकॉज मैंने एक तो मल्टीपल डायरेक्टर्स थे, और सबसे बड़ी बात तो सत्यजीत रे, उनकी स्टोरीज आपको करने मिल रही है, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है. और उसके अलावा जो तीनों डायरेक्टर्स थे उस पर, वो तीनों आज के डेट में बड़े डायरेक्टर्स हैं, तो उनके साथ काम करने का, उनसे सीखने का, उनके तीनों का तरीका अलग था, तो उस हिसाब से अपने आप को ढालने का. और मेरे लिए ये सबसे बड़ा स्टेप था, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का सीरीज़ था. उसके अलावा ये उस वक्त का था जब कोविड बहुत पीक पे था. मतलब हमने ऑलमोस्ट शुरू किया था, फिर ब्रेक लिया था, और फिर हम वापस फ्लोर पे गए. तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना, सेट पे कोविड ना आए इसके लिए प्रिकॉशंस लेना, ये सारी चीज़ों में काफ़ी कुछ, मतलब ये दो सवा दो साल मेरी लाइफ में था ये प्रोजेक्ट. सबसे बड़ा एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी एक्सटेंड भी हो गया होगा आई थिंक, जितना टाइम आपने प्लान. हाँ, उससे काफ़ी शूट में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे. किसी को पता ही नहीं था कैसे, किस तरीके से फ्लोर पे एग्जीक्यूशन करना है, किस तरीके से जाना है. हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था कि कोई कुछ भी हो के बीच शूट में कोविड एक्टर्स को या मेन टेक्नीशियंस को ना हो, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेना. तो वो सारा एक अलग ही एक्सपीरियंस. सो आपने ये पर्टिकुलर शो की शूटिंग बिफोर कोविड शुरू की थी? शूटिंग नहीं शुरू की थी, हम फ्लोर पे जाने ही वाले थे और हमने ब्रेक ले लिया. मतलब जो लॉकडाउन लग गया था, तो वो उस वजह से 4 मार्च
20-21 को हमने ब्रेक लिया और फिर हमने अक्टूबर में शूट किया। फर्स्ट इसका रे का जो फर्स्ट एपिसोड था हाँ। वो हमने प्री कोविड शूट किया था कैलकाटा में, तो वो भी अलग एक्सपीरियंस था। श्रीजीत दा के साथ पहला इंटरेक्शन, उनका काम करने का तरीका अलग, उन्होंने मेजरली अपना काम वहाँ पे कैलकाटा में किया था और वो बहुत रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं, तो वो उनसे भी अलग अलग चीज़ें सीखने मिली। और फिर उसके बाद हमारा लगभग 1-1.25 साल का ब्रेक हुआ एंड देन अगेन वी स्टार्टेड विद अनदर 3 एपिसोड्स। सो ये वाली जैसे आपने बोला था कि ऑल दिस प्लानिंग, बजटिंग एंड एवरीथिंग, कुछ बफर आप एक्सपेंसेस का भी लेके चलते हैं, कुछ टाइम का भी लेके चलते हैं, बट ऐसी सिचुएशन की कोविड ही हो गया, आपको 1.5 साल तक शूटिंग पोस्टपोन करना पड़ा, वैसी सब सिचुएशन में एक्टर्स की डेट होल्ड करना, वापस पूरा रीप्लान करना, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे? एंड आई एम श्योर बजट भी बहुत ओवर एक्सटेंड हुआ होगा मे बी। देखिए ये कोविड ना एक अलग सिचुएशन थी सबके लिए, किसी को भी पता नहीं था क्या होगा। तो सबसे पहले जब ये लॉकडाउन लगा तो हमने टीम को, एक्टर्स को यही बताया कि हम 15 दिन 20 दिन 1 महीना रुकेंगे, देन विल अगेन रीग्रुप एंड विल स्टार्ट। बट फिर 15-20 दिन के बाद लगा कि नहीं, ये सिचुएशन मतलब इतने जल्दी कंट्रोल में आने वाली नहीं है। तो फिर हमने सबको ब्रेक दे दिया, एक्टर्स को भी बोला कि अभी हम नहीं कुछ कर रहे हैं, टेक्नीशियंस को भी बता दिया, टीम को भी हमें डिसमेंटल करना पड़ा, सबको जाने देना पड़ा। और फिर जैसे जो था अवेलेबल, जो बेस्ट रिसोर्सेज थे, जो बेस्ट लोग थे, उनको लेके आए हम और उन्होंने फिर हमने शुरू किया। फिर उसमें एक्टर्स कुछ हमें लेट गो करने पड़े क्योंकि उनके डेट्स का इशू हो गया, उन्होंने कुछ अलग काम ले लिया, तो उस वजह से वापस कास्टिंग हुई और फिर वापस हम फ्लोर पे गए। बट ये मेरा सवाल ये था कि ये जो फ़र्क था स्टार्टिंग की प्लानिंग का फिर लेटर प्लानिंग का, या फिर वापस रीडू की सारी प्लानिंग? हाँ, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 80% हमको अगेन प्लान करना पड़ा सारा कुछ, क्योंकि हमने कुछ एक्सटीरियर सोचा हुआ था शूट करना मुंबई के बाहर, बट कोविड सिचुएशन तब तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई थी, तो उस वजह से हमें मुंबई में शूट करना पड़ा। एक एपिसोड हमने जयपुर में किया था, एक ही रिसोर्ट हमने पूरा ब्लॉक किया था, वहीं पे पूरी टीम रहती थी, वहीं पे शूट होता था। वो गेट सील्ड हुआ था, बाहर कोई नहीं जाता था, फिर भी उसमें कोविड हुआ लोगों को। कोविड मच्छर था क्या यार? भाई गॉड, घर पे बैठे, मेरे को भी जब कोविड हुआ था कभी बाहर नहीं गया भाई, ना घर से कोई बाहर निकला, घर बैठे बैठे कोविड हो रहे थे। So this is actually something else only. If now that we are on that and आप बता रहे थे हर तरफ सील्ड है, उसके बावजूद ये चीज हो रही है। Like for the whole film industry, it was a big, It was big shock. yeah. A lot of big projects. That time I've heard there were many big projects. Excel का भी एक बड़ा project during cyclone. The whole set was destroyed. Yes. Then they have to did all of it again. So it was like a huge like problem, COVID and all of that. So ये सिर्फ ये इंडस्ट्री में नहीं, सारी इंडस्ट्री में of course, yeah. But the fact बहुत is, लोगों को सेटबैक्स like I don't know, I felt it. During COVID, बहुत सारे लोग ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा मतलब लीस्ट ऑफ रेलेवेंट समझते थे, तो दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग इट मोर दैट टाइम कि अरे यार क्यों नहीं, व्हाई आर वी नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ। एवरी अदर इंडस्ट्री वाज लाइक कि ओके, एवरीबडी हैड देयर ओन पार्ट ना, कि मेडिकल इंडस्ट्री है, ये है वो है, बट एंटरटेनमेंट वाज लाइक लीस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। उसके पोस्ट इफेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं, देखिए मार्केट इज नॉट ओपन yet, That's there. Like फिल्मों को अच्छी तरीके से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कि मतलब अगर 10 फिल्में रिलीज हो रही है तो उसमें हार्डली 2 या 3 वर्किंग ऑन बट पता है उसका ना एक असर ये भी आया कि उस टाइम पे आई रिमेंबर आई वाज विद मीडिया, आई वाज विद रेडियो, हमारे को बाय बहुत ज़्यादा ऐसा वो मिलता था, यू नो, तवज्जो। मीडिया इंडस्ट्री, हम लोग नहीं जा रहे हैं आर्टिस्ट लोगों के पास, आर्टिस्ट बोल रहे हैं यार इंटरव्यू कर, ठीक है, एंड नाउ दैट बैकलैश, वो बैकलैश होके आ रहा है, यू नो, बिकॉज़ नाउ रेडियो इज आस्किंग यार इंटरव्यू के लिए आ जाओ, एंड आर्टिस्ट कह रहा है तुमने कदर करी थी। It is like that, you know, tit for tat, which is happening, and it will happen. You don't show attitude at certain point in time, जहाँ पर शायद दूसरे को जरूरत थी। So yeah, definitely these challenges were there. Now अगर मैं पूछता हूँ प्रोडक्शन में, आपने हेड ऑफ प्रोडक्शन हैं आप और इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन सा है जिसके साथ बड़ा सबसे ज़्यादा ऐसा चैलेंज होता है, probably you know, मैनेज करने में या while shooting? Like I said कि 200 लोग हैं, so every day is a challenge to manage those 200 people.
to managing their egos, Yeah. managing work times, क्योंकि आपको कभी कभी एक्सटेंड करना होता है तो आपको एक्टर्स को संभालना पड़ता है, आपको डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप ज़रा प्लीज़ जल्दी ख़त्म कीजिए, उनका कुछ और है, या यूनिट थक जाती है, आप राउंड द क्लॉक एवरीडे शूट कर रहे हो और आपकी यूनिट थकी हुई है तो उनको दिलासा देना कि भाई अभी 4 दिन के बाद छुट्टी है तो तब आराम कर ले, लेकिन अभी हेल्प कर दे, अभी निकाल दे। हमने अभी फिल्म की थी शाबाश मिथु, श्रीजित दाई डायरेक्टर थे, श्रीजित मुखर्जी। तो एक हमारा शेड्यूल ऐसा था अक्टूबर का कि बारिश ख़त्म हो चुकी थी और हमें क्रिकेट ख़त्म करना था। तो हमने ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक शूट किया है, इन सेंस कि आज हम पनवेल में शूट कर रहे हैं 7 to 7 की शिफ्ट, दूसरे दिन सुबह कहीं और शूट कर रहे हैं 7 to 7 की शिफ्ट, ऑल डे शिफ्ट ऑलमोस्ट, एंड क्रिकेट का सेटअप लग रहा है, मतलब आपके बाउंड्री रोप्स लग रहे हैं, आपके बैनर्स लग रहे हैं, आपका स्कोर कार्ड लग रहा है, सब लग रहा है। तो आर्ट टीम, लाइट टीम, डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम राउंड द क्लॉक काम कर रही थी। उसके साथ बाकी लोग भी राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे, क्योंकि आपको वैनिटीज चाहिए, आपका लाइट पहुंचना है वहाँ पे, कैमरे पहुंचना है वहाँ पे दूसरे दिन, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, मतलब एक दिन हम लोग सुबह पालघर में शूट कर रहे थे, 7 की शिफ्ट थी, तो ऑलमोस्ट 4 बजे से पहले लोगों को निकलना पड़ा, उसमें फॉरेनर्स थे, उनको जमा करना, उनको लेके जाना, और दूसरे दिन हम SRPF में शूट कर रहे थे सुबह 7 की शिफ्ट। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, बट ओवरऑल सबको साथ में लेके चलना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। मतलब उसके अलावा बाकी एक्सटर्नल चैलेंजेस तो आते रहेंगे, बट इंटरनल चैलेंजेस भी होते हैं जिनको मैनेज करते चलना पड़ता है। ये तो मतलब सबको साथ लेके चलना, आई फील दैट टू ब्रिंग हार्मनी इन योर टीम इज समथिंग एल्स, और ये टीम नहीं लग रहा है तो मतलब यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरा दोबारा बार वही आ रहा है कि आप हर चीज का देख रहे हो। मतलब अभी अगर मैं सुन रहा हूँ, आप कह रहे फॉरेनर्स भी थे उसके अंदर, उनको भी 4 बजे तक निकलना है। हाउ आर यू सो श्योर कि मेरा ये भी एस्पेक्ट पड़ा है, ये भी पड़ा है? इज इट अ शीट दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू कि हाँ भैया अब मैं इधर भी, अब ये वाला एस्पेक्ट मुझे इस पे फोकस करना है? नहीं, कैसा है ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, हाँ, मेरे साथ और 10 लोग हैं, राइट, जो मेरी टीम में है। ओके, सो द वर्क इज डिवाइडेड। ओके, सो देयर इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर इक्विपमेंट्स, अच्छा, ओके, इक्विपमेंट्स एंड वेंडर्स, so he does that. Okay. One person only looks after the set. He is with the director on the execution part. Right. Then one is at the back end, managing vanities, generators, looking after food, right, all those things. So ऐसी टीम होती है जो ये सबके साथ, अब जैसे दूसरे दिन कहीं और शूट है तो I have to send 2 people a day early there to look at the location. हाँ, लोकेशन सही है, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि आपको लास्ट मिनट आपको चौंका देने वाली चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे, तो आपको एक स्टेप अहेड चलना पड़ता है कि आपको लोग भेजने पड़ते हैं वहाँ पे देखने के लिए। फिर एक दिन रात को वहाँ पे आपको आपका सेटअप लगाना पड़ता है, वैनिटीज, जनरेटर्स। तो अकेले का काम नहीं है, नहीं, मतलब पोस्ट डेजिग्नेशन मेरी होगी, बट मेरे साथ 10 लोग हैं जो मुझे एक डिसीजन अराइव होने के लिए हेल्प करता है, और उनकी हेल्प की बगैर हो नहीं सकता। सर, इतनी लंबी जर्नी में जैसे आपने बोला कई बार ऐसा होता है कि हमको खुद चौंका देने वाली चीज़ मिलती है, तो इस टाइप का कुछ एक ब्लंडर वाला कोई एक्सपीरियंस कि आपने कुछ? बहुत है, मतलब शेयर सम स्टोरीज। एक मैं इंसिडेंट बताऊंगा आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ और एक इंटरनल फैक्टर की वजह से हुआ। एक हम शाबाश मिथु की अभी शूट कर रहे थे, तो एक लोकेशन है वहाँ पे नवी मुंबई में, ग्राउंड है, तो जो हमें प्रॉपर परमिशन के साथ हो गया था, मतलब हमें मिल गई थी परमिशन, हम शूट कर रहे थे और 15 दिन बाद शूट होने वाली थी। तो हम रिलैक्स थे, वो क्रिकेट ग्राउंड ही था, तो पिच भी रेडी था, और सडनली 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमें पता चलता है कि वहाँ के लोकल लोगों ने, जो ग्राउंड हैंडल कर रहे हैं या जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उन पर प्रेशर डाला है कि यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोकल लोगों को वहाँ पे वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपका पिच, आपका ग्राउंड खराब हो जाएगा। और एवरीथिंग वाज सेट, हमारे
कुछ स्पेशल टेंट्स बनने वाले थे, कुछ और सीक्वेंसेस हम वहाँ शूट करने वाले थे ग्राउंड के अलावा। तो उस सबके हिसाब से प्लानिंग रेडी हुई थी। एक दिन 2 दिन मेरा एक बंदा वहाँ पे रेगुलर जा रहा था कि कर दो, करवा दो। वहाँ के लोकल लोगों से भी हम मिले, बट वो कह रहे थे कि आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉब्लम है, हमें अंदर नहीं आने दे रहे। तो देन फिर मतलब मुझे कुछ फ़ोन्स करने पड़े, कुछ हेल्प लेनी पड़ी पॉलिटिकल, एंड फिर उसके बाद वहाँ पे शूट हो पाया। बट शूटिंग वाले दिन भी प्रेशर था। हमारे 2 बंदे गेट पे ही बैठे हुए थे कि कोई आए तो उनको कैसे तैसे समझा के हम शूटिंग निकाली। And eventually it all worked out. Yes. And another example I'll give of failure of internal planning. That was we were shooting in Konkan. Okay. एयरपोर्ट शूट था। एक एयरपोर्ट शूट हम यहाँ कर नहीं पाए, हमने पैसे भरने के बावजूद भी हमारा कैंसिल हो गया शूट वो। और ये हमें बड़ी मुश्किल से लीड एक्टर की डेट मिली। हम वहाँ पहुँचे, दिवाली थी, दिवाली के 3 दिन के बाद ये शूट था। तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाया, टीम सही से डिवाइड नहीं हो पाई, और दोपहर की शिफ्ट थी 12-1 बजे की, और टीम के 10-12 लोग और 1000 जूनियर्स ये शूटिंग के 3 घंटा लेट पहुँचे, क्योंकि इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल प्लानिंग से। तो ये कहीं से भी कभी भी चौंका देने वाली चीज़ें हो सकती है। का जो टाइम स्लॉट था वो लिमिटेड था, बट वी हैव टू टेक एडिशनल आवर्स फ्रॉम एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट्स आती नहीं है। तो हमें परमिशन वहाँ से मिल गई, बट पैसे भी ज़्यादा गए, शूटिंग एक्सटेंड भी हुई। जो लीड एक्टर थी उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा। यूनिट पूरी वहीं पे एयरपोर्ट के बाहर टेंट्स में, वैनिटीज़ में सोई, और फिर हमने दूसरे दिन वापस शूट किया। एंड आपने दूसरे दिन शूट किया तो जो 1000 एक्स्ट्रास आप बोल रहे थे, उनकी कॉस्ट भी एक्सटेंड हो गई। ये पूछना चाहूँगा आपको, ये जब आप लोकेशंस वगैरह डिसाइड करते हैं तो कॉस्ट आपके दिमाग में होती होगी जगहें, डिफरेंट डेस्टिनेशंस फॉर व्हाटएवर शूट यू आर डूइंग। फेवरेट लोकेशन सो फार दैट यू पिक्ड और बिन ऑन, कौन सा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको ने शूट किया और सबसे प्यारा मज़ा आया? देखिए मुंबई में तो ऐसे लोकेशंस बहुत कम है जहाँ पे मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको आप पे प्रेशर बनाए रखते हैं। स्टूडियो के अंदर शूट करना है तो चलो आराम है, क्योंकि आपने सब सेट कर दिया और आराम, रिलैक्स्ड हो, आप बाकी के काम कर रहे हो। मुंबई के बाहर मेरे लिए एक पंचगनी लोकेशन है, मेरी बहुत फेवरेट है। वहाँ पे मैंने काफ़ी लंबे आउटडोर शेड्यूल्स किए हुए हैं। क्या बात, वहाँ की मेमोरीज बहुत अलग हैं। पंचगनी हिल्स हो जाता ना थोड़ा? हाँ, हिल्स हो जाता है। हाँ, मतलब हिल्स में एंजॉय करता हूँ। जैसे मैंने दार्जिलिंग में शूट किया था, वो भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया। टॉय ट्रेन में शूट किया था दार्जिलिंग। हाँ, ब्यूटीफुल। बहुत। यू बीन टू नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया शूटिंग के लिए तो मैं दिल्ली तक गया हूँ, उसके ऊपर नहीं गया हूँ। ओके। Delhi is more cost effective in terms of shoot, or do you think? No, for people going from Mumbai or any other state coming here, it's costly because you have to spend for staying. The food cost is higher than what you are paying here. तो वो कोई भी आउटडोर आपको एक्सपेंसिव ही जाता है। बट आपको कुछ अपनी टीम दिल्ली से भी अगर आउटसोर्स की होगी आपने, तो वैसे दिल्ली में काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? दिल्ली में आप अगर आउटस्कर्ट्स में शूट कर रहे हैं तो काफ़ी आसान है। अभी हमने जो सीरीज की थी उसके लिए हमें जामा मस्जिद के पास ही हमने शूट किया था। आपने वहाँ पे खाया बढ़िया? हाँ, खाया। Did you like the food? Definitely. Delhi is more about the. Delhi is more about food, yeah. You liked it? क्या खाया? Yeah, definitely. I'm curious. सारी चीज़ें, पराठों से लेके कबाब से लेके सारी छोले चीज़ें। भटूरे and all that। तो हम लोग जनरली जब दिल्ली आता है तो हम भी, हमारे पेट गुड़गुड़ करने लगते हैं अपने अंदर से, तो हम दोनों का तो जनरली वही सीन शुरू हो जाता है। बट सुपर। सो आप लोग जब आउटडोर्स पे जाते हो तो besides of course work is your priority, how do you guys spend time besides work? Do you like guys explore, बार एक्सप्लोर करने भी जाते हो या टीम पार्टीज? देखिए 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कभी एंजॉय नहीं करते हैं पूरे शूटिंग शेड्यूल में, एक डायरेक्शन डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। That was the straightest answer. They don't get time to do all these things.
क्योंकि अगर आपका शूटिंग खत्म हुआ तो आपके नेक्स्ट डे की प्लानिंग में लगना है, आपका ब्रेक है तो आपको कुछ सो जाना है। थोड़ा सा आराम करके वापस आगे के 6-7 दिन का प्लानिंग देखना है, मीटिंग्स करनी है, कहीं कुछ गलत गया है तो उसको कहीं कैसे सही कर सकते हैं वो देखना है। तो ऐसे कोई मतलब आप शूटिंग पे गए हो, आउटडोर है और आप एंजॉय कर रहे हो, एंजॉयमेंट शूटिंग खत्म होने के बाद Wrap एक party मीटिंग है। होने के बाद बस वही है आपकी एंजॉयमेंट। ओके, कभी कभार लगता नहीं कि बहुत टायरसम हो रहा है प्रॉब्ली, यू नो, बिकॉज़ ऑफ कोर्स बट वर्क इज लाइक आपके अंदर वो है, आप करना चाहते हो इसीलिए उसमें हो, अदरवाइज आप you would have chosen something else. समथिंग एल्स। So yeah, that is something. हम लोग इसी से मतलब हम लोग आगे बिल्ड करते हुए अभी तक जहाँ भी आपने सबसे सही शूट करे अभी तक, you like the most Panchgani and the next you said is Darjeeling. Have you been international? I went to London. I shot at Lords for Shabash Mitu. अरे lovely. That Yeah. was another experience हाँ. altogether. Oh lovely. एंड सबसे इम्पोर्टेंट था एक ही दिन का शूट था हाँ, हमारा हाँ. और पूरा प्रोडक्शन मिला कि मैं अकेला बंदा था, 15 people. अच्छा. I had to manage everything, giving call time to actors, to looking for their makeup rooms से लेके खाना टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, everything I You had were to alone managing all Yeah, of yeah. that in London. do. Yes. Okay. With the London team also and with the Indian team also. ऐसे बाहर की लोकेशन में जितने लोगों से कोऑर्डिनेट करना या चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि मुंबई में वी ऑलरेडी हैड अ सेट ऑफ वेंडर्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ इजी टू गेट एवरीथिंग राइट, तो बाहर लोकेशन पे ये सब करना वाज इट चैलेंजिंग? देखिए कैसा होता है आउटडोर शूट, यहाँ का भी हो या आउट ऑफ कहीं का इंडिया भी, भी हो, आपका वहाँ का लाइन प्रोड्यूसर आपको सही मिलना ये बहुत ज़रूरी होता है। Alright. वो अगर सॉर्टेड है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है फिर। Yeah. और इंडिया में तो चलो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक इंडिया के बाहर जा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है कैसे काम होता है क्या होता है, तो आपको एक 3-4 महीना कंटिन्यूसली वो लाइन प्रोड्यूसर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वहाँ की चीज़ें समझनी होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल सारी कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती है, तभी आपको समझ में आता है कि हाँ कि वहाँ पे शूटिंग प्रॉपरली जाएगी। राइट. आपका डिसएग्रीमेंट किससे होता है सबसे ज़्यादा भाई, यू आर मेकिंग समथिंग, यू नो, किसी डिपार्टमेंट से डिसएग्रीमेंट होना? देखिए 2 डिपार्टमेंट हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होता है, एक है डायरेक्शन डिपार्टमेंट, एक है आर्ट डिपार्टमेंट। अच्छा. डायरेक्शन डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट देते हैं, हाँ. और ये ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करवाते हैं आर्ट डिपार्टमेंट, तो उन दोनों से तो हमेशा से एक कोई लड़ाई इंसिडेंट होती जहाँ रहती पे है। बहुत ज़्यादा आपको याद होगी प्रॉब्ली यू हैड दैट एकदम फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट कोई ऐसा रिफ, और पर आज वो ऐसा हो गया यार ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, एंड यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन दिस एनी योर See, there was one story in Ray for which we had to put up a train. अच्छा. तो उस वक्त काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे उनके साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चली थी, और वो थ्रू आउट चली थी, मतलब ऐसा नहीं कि शूटिंग तक ही हुई फिर उसके बाद सब स्मूथ हुआ। जो जिस वक्त हमें वो स्टोरी मिली, जिस वक्त से वो बजटिंग शुरू हुई, उस वक्त से एंड तक वो सेट निकालने तक वो ट्रेन इस तरीके से फंसी थी लाइफ में कि वो एक भी दिन मेरा सही नहीं गया उस सेट पे। हर रोज झगड़े होते थे आर्ट डिपार्टमेंट के साथ। That is actually challenging. Actors भी आपके सेट पर of course you keep working with these actors and all that. Yes. उनके tantrums? देखिए टैंट्रम्स होते हैं, बट आप उसको अगर सही तरीके से हैंडल करो, उनको जो चाहिए वो अवेलेबल करके दो, और मेक श्योर कि वो आपके साथ आपके लोकेशन पे टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पूरा दे रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैंट्रम्स हर किसी के होते हैं, मतलब ऐसे भी एक्टर्स मैंने देखे हैं जो डेट कमिट करके सेट पे नहीं आए, तो पूरी सेट शूट वेस्ट गई है, हमें कैंसिल करनी पड़ती है। वो अभी की बात नहीं, पहले की बात था, बट अभी एवरीवन इज प्रोफेशनल। टैंट्रम्स उनके अलग लेवल के हैं जो शायद मेरे लेवल तक आते नहीं है, शायद डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं या प्रोड्यूसर्स हैंडल करते हैं, वो उस लेवल पे हैंडल हो जाते हैं। उनको जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी है सेट पे वो आपको काउंट करनी पड़ती है आपके बजटिंग लेवल पर, आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। Easiest actor, like person जो बहुत ही easy to go था सेट पर, एक्टर में भी, let's say that you work with. KK में से? हाँ, we did one of the story of Ray in Calcutta, so अच्छा. he was very easy to work with. Okay. Yeah, he's very chilled out. He knows कि उसका जोन अभी क्या है, किससे कैसे बात करनी है क्या नहीं,
ये एक हैं एक्टर और दूसरे गजराज राव हैं, Okay. वो भी बहुत इजी टू वर्क विद थे. Right. He's fun. I met him Yeah. once, so काफी बीच में जोक्स भी क्रैक करते हैं. हाँ. So yeah, that's वो अपने में बिजी रहते हैं, उनका एक अपना फोटोग्राफर चलता है साथ में, हाँ, फोटोज yes, निकालते हाँ, रहते हैं. Yeah. वो थोड़ा ऐसा भी होता है यार, सोशल मीडिया पे हमारा भी कुछ हाँ. कर रहा है. तो I've seen him like that. Very nice. And director, the director इसके साथ बहुत आसान रहा है. बहुत It's been very easy to connect and communicate. इजी. देखिए आप एक डायरेक्टर के साथ लगातार बार बार काम करते हो तो भी रैपो नहीं बनता, ओह अच्छा, मेरे को तो आसान. और किसी के साथ उनके काम करने के तरीके की वजह से आप बहुत सही फील करते हो थ्रू आउट द प्रोसेस. सो आई एंजॉयड Comfort zone वर्किंग हो विद जाते हो. आई एंजॉयड वर्किंग विद अभिषेक चौबे. Okay. Very nice. Very he's sorted, very clear in his requirements, and he explains his planning to everybody. So we shot for 10-11 days for that film of Ray, and each person of my team उन सबको पता था कि आज क्या शॉट्स होने वाले हैं, क्या एंगल्स लगने वाले हैं, आज की रिक्वायरमेंट क्या है. बस आप उनको दे दो, फ्लोर के अंदर था, आपको दिन भर प्रॉब्लम नहीं होता था. आप आराम से आपका काम करो, वो अपना काम करो. मेरे पास एक सवाल है सर. जैसे हम मैं भी एक्टर हूँ, एक्टर लोग दूसरे लोगों का जब काम देखते हैं एक्टर्स का से, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि यार इस टाइप का कुछ रोल मुझे करना है ऐसा. तो जब आप अभी और बहुत सारी सीरीज़ आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जब आप उस पर देखते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितने लेवल का प्रोडक्शन हुआ है, तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में जिसमें आपको लगा हो वाओ, लाइक हाउ दीज गाइज हैव मैनेज्ड दिस. नहीं, कैसे मैनेज किया हुआ ये नहीं आता दिमाग में, क्योंकि इतने साल काम कर चुके हैं. तो हम यूजुअली फैमिली के साथ भी जाते हैं, दोस्तों के साथ भी जाते हैं फिल्में देखने, तो हमारे दिमाग में वही चलते रहता है कि ये लोकेशन वो है, ये कैमरा यूज़ किया हुआ है, इतने लोग होंगे, इस तरीके से काम किया हुआ है. हाँ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. बट अगर मुझे किसी ने पूछा कि आपको किसके साथ काम करना है, तो मेरा ड्रीम है मुझे रोहित शेट्टी के साथ काम करना है. Wow. उस लेवल का काम करना है एक बार. उस लेवल पे मतलब क्या होता है ना कि एक एक्टर को बहुत से डायरेक्टर्स का ऑप्शन होता है कि इसके साथ काम करना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए. मेरे लिए अभी तक मैं टेलीविज़न करते आया हूँ, मैंने सीरीज़ भी की है, नेटफ्लिक्स की भी सीरीज़ की, फिल्म भी की. अब मुझे लगता है कि एक लेवल ऊपर जाना चाहिए, और जो उस तरीके की फिल्में बनती हैं, जो एंटरटेनमेंट कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज वाली फिल्में होती है, वहाँ पे वो वैसा एक प्रोजेक्ट पक्का करना है. Amazing. रोहित शेट्टी के उसमें मतलब हम लोग मेनली तो यही देखते हैं, कॉमेडी, कार्स उल्टी हो रही हैं. तो डू यू लाइक द एक्शन पार्ट ऑफ इट और डू यू लाइक द कॉमेडी पार्ट ऑफ इट? No, I like the overall package. I like the grandeur. I like the bigger canvas, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने को मिलेगा. करेक्ट. आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट वहाँ पे दिखेगा, आपका एग्जीक्यूशन वहाँ पे दिखेगा. करेक्ट. क्योंकि एक तो नंबर ऑफ कास्ट, एक्शन, लोकेशंस, उनका काम करने का तरीका, और जो हम सुनते आ रहे हैं इंडस्ट्री में रह के, बाहर से देखते आ रहे हैं कि वो अपने साथ अपने लोगों को सालों लेके चलते हैं. तो वैसे काम करने में loyalty is very हाँ, much. हाँ. Totally. नहीं है. There is another thing that people talk about, which is set fatigue, because at times when people are shooting, especially the whole production, they are working day and night for good long days, 70-80 days का project, and after 30-40 days they're feeling very badly tired. तो वो set fatigue कैसे manage होता है? देखिए, दो डिपार्टमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा राउंड द क्लॉक काम करते हैं. एक है आपके स्पॉट बॉयज़ और एक है आपके लाइट बॉयज़. सो कभी कभी क्या होता है ना कि बजट कंस्टेंट होने की वजह से आप ब्रेक नहीं ले पाते हो बीच बीच में. फिर भी हमारे यहाँ पे नॉर्म है कि एवरी 7th डे देयर शुड बी अ ब्रेक. बट मतलब हम उसी टीम के होने के बावजूद हमें कई बार वो इग्नोर करना पड़ता है, हमें कंटिन्यूस शूट करनी पड़ती है. तो उसमें दो तरीके हैं. आप टीम को मतलब टीम में से 3 लोगों को आप
आराम दो, दूसरे लोग बुलाओ, उनसे काम करवाओ, ऐसे आप साइकिल में उनको रेस्ट देते रहो। या आप दूसरा जो तरीका है वो आप प्रोड्यूसर को बता दो कि हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, टीम काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि फटीग की वजह से ना आपके आउटपुट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। वो आपका मतलब काम जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से होता नहीं है। और आप मतलब एक दिन का ब्रेक, अगर आप मुंबई में शूट कर रहे हैं, एक दिन का ब्रेक कभी भी लेना ज़्यादा बेटर है रादर देन उस स्पीड कम होने की वजह से 2 दिन एक्सटेंड करना शूट करें। तो वो मैनेज हो जाता है, बट लोगों को आपको पर्सनली बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, कभी कभी पैसे बढ़ा के देने पड़ते हैं, कभी कभी उनको साइकिल से मतलब उनको छुट्टी देनी पड़ती है कि तुम जाओ, कभी किसी को जल्दी घर छोड़ना पड़ता है। मेरी टीम में भी होता है ऐसे कि किसी को हाँ तू जा, जल्दी आज जा, कल आना, थोड़ा आराम करके आ, या बीच में तू आज लेट से आ, ये सब करके मैनेज करना पड़ता है। वाह, लॉन्गेस्ट शूट दैट यू हैव डन अभी तक, मतलब वो जो आपने बोला जो 7 दिन भी कभी कभार कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो जो अक्टूबर था हमारा शाबाश मितू का, वो हमने ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक शूट किया था। हमने ब्रेक शायद ही लिया होगा उस वक्त, क्योंकि सारे क्रिकेट मैचेस थे, हमें शूट भी ख़त्म करनी थी, कोई डेट कंस्टेंट था लीड एक्टर का। तो वो हमने लगभग 25-26 दिन में 2 ही दिन का ब्रेक लिया होगा। उस वक्त नहीं लिया था ब्रेक, कंटिन्यूस शूट चल रहा था। सर एक क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में सिमिलर प्रोफेशन के सबकी एक कम्युनिटी है, क्लोज सर्किट है। जैसे वी ऑफन सी अनुराग सर, विक्रमादित्य मोटवानी, ऑल ऑफ देम टुगेदर दे हैव अ कम्युनिटी। तो मुझे ये जानना है कि हेड ऑफ प्रोडक्शन लोगों की क्या आपकी भी ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी? डू यू गाइस आल्सो चिल टुगेदर, टॉक मच? आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? देखिए व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, नंबर्स एक्सचेंज करने के लिए। ऐसे बहुत कम बार होता है कि एक ही लेवल के अलग अलग जगह पे काम करने वाले लोग दोस्त हैं या 4-5 लोग मिल रहे हैं और वीकेंड्स में मिल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, जैसे मेरी टीम है वो मेरे साथ 4 साल से चल रही है, तो वही मेरी फैमिली है। तो आप शूटिंग कर रहे हो या तो घर पे हो या तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट में हो, आपकी सोच अभी वहीं पे है, आपकी टीम आपकी कम्युनिटी है। यस यस ऑलमोस्ट। एंड जैसे घर पे आप इतने सारे हेक्टिक स्केड्यूल के बाद घर पे टाइम देना कितना इम्पोर्टेंट रहता है? बिकॉज ये क्वेश्चन हमने एक्चुअली वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ ये So like after working for so many years, I have reached a point where I can tell my team कि बॉस आज मैं नहीं आ रहा हूँ या लेट आ रहा हूँ या मैं जल्दी जाऊँगा, क्योंकि घर का एक फंक्शन है। बट ऐसे कई साल गुजरे हैं जब मैं घर के फंक्शंस अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, दिवाली पे नहीं हूँ घर पे, गणपति में नहीं हूँ घर पे। बट दैट्स व्हाट यू हैव चोजन। वो आपका पैशन है, आपका मतलब नौकरी करनी होती तो छुट्टी चाहिए होती तो कहीं और कर लेते। यहाँ पे वो सब नहीं है, ये पता होने के बाद ही आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ चॉइस है यार। और घर के जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं उनकी प्लानिंग तो बजटिंग ऐसे हो जाती होगी, इतने बड़े बड़े सेट की आप बजटिंग कर रहे हैं। नहीं वो फाइनली घर पे वाइफ है, उनके हिसाब से चलता है प्रोडक्शन इन द हाउस। You work outside, you earn money, you give it to her. She decides कैसे होगा, क्या प्लान होगा। Head of the table कहते हैं कि भैया मैडम ही होती हैं at the end of the हाँ day। मतलब कई लोगों ने मैंने देखा हुआ है कि कई लोग ये बात करते हैं, बताते हैं, हम हंसते भी हैं, बट अल्टीमेटली ऐसे ही होता है घर पे। या तो आपकी माँ या तो आपकी वाइफ। नहीं भैया है तो नहीं बेटर है ना, आप बाहर के झमेले संभालो ना, घर के उन्हें संभालने दो। घर का तो ऑफ कोर्स वो चलो नहीं, ऐसा भी नहीं है, दोनों साथ में संभाल लेंगे अगर। नेवरदलेस ये तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। मैं 45 हूँ, तू तेरी एज क्या है? इतने साल गुजर चुके हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे दे दो आप बाहर लड़ाई लड़ो। क्या बता, उनको भी साथ सेम जगह पे लड़ाई लड़नी होता वो भी बड़े हुए फ्रंटियर हमारे साथ, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं वहां जाके, लगे दोनों बाहर ही लगे हुए सेम इंडस्ट्री में आके। तू भी गाना गाएगा, मैं भी गाना गाऊंगी वो तो वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। डायरेक्शन और प्रोडक्शन ये दोनों जो हमारे सेगमेंट्स हैं फिल्म मेकिंग के, इनकी आपस में कुछ बातों पे डिसएग्रीमेंट, जैसे आपने बोला कि हमारा इनके साथ रहता है,
तो मेजर वो क्या ऐसा चैलेंज आता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कि किसकी वो दिक्कत होती है, किसको ब्लेम किया जाता है? आप लोग ब्लेम गेम बहुत चलती है, बट ये इशू है क्या? कोई बोलता है कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं उसकी गलती है, उधर से डायरेक्शन टीम बोलती है प्रोड्यूसर की गलती है। ये गलती होती है क्या? एंड ऑल्सो द अदर डिपार्टमेंट्स, कॉस्ट्यूम, आर्ट, मतलब ये क्या बेसिकली है? सेट पे कुछ भी कमी हो जाए तो सब लोग जाके सीधे प्रोडक्शन पे ही उंगली उठाते हैं कि हाँ, वो यहाँ तो से है। बजट नहीं मिला या फिर डायरेक्शन टीम ने ऐसा हमें गाइड नहीं किया, ये सब चीज़ें। तो वो कैसे इस मैनेज लड़ाई करें? नहीं, क्या है ना कि जैसे हम बच्चे पे संस्कार करते हैं, हाँ। उस हिसाब से बड़े होके बिहेव करता है। ओके। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को शुरू से ही बोला गया है कि प्रोडक्शन इज अ थैंकलेस जॉब, हम्म, जो कि मुझे बहुत चिढ़ आती है इस लाइन से। क्यों हमें थैंक यू नहीं बोलोगे भाई? हमने तो आपका काम करके दिया, सो ट्रू। आपके बजट में करके दिया, हाँ। ठीक है? तो सारे डिपार्टमेंट्स को ये बोला हुआ है कि कुछ भी करो, प्रोडक्शन पे ब्लेम डाल दो, वो देख लेंगे। ऐसे होता नहीं है। क्या होता है, फाइट तो चलती रहती है। मतलब एक लेवल पे आपने बताया नहीं बताया, आपने किया नहीं किया, हर कोई यहाँ पे एक शेड्यूल से चल रहा है। Right. उसके पास 10 काम है, उसमें से 2 छूट सकते हैं बताना, और जो सुन रहा है उससे 2 छूट सकते हैं सुनना। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं सेट पे, बट उसको संभाल के आगे बढ़ना, यही उसका आंसर है। तुमने तब बताया नहीं, हमने अभी किया नहीं, हमें आपने बताया नहीं, या हम कर नहीं पाएंगे, या बजट नहीं है, ये सारे आंसर्स तय है। मतलब ब्लेम गेम खेलना तो सबसे आसान बात है, बट उसमें से रास्ता निकाल के आगे बढ़ना ही ज़रूरी है। और ये कई बार रिपीटेडली सेट पे होता है, हर डिपार्टमेंट का झगड़ा प्रोडक्शन से, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को जो वो डिपार्टमेंट संभाल रहा है प्रोडक्शन टीम से, उसको एक अमाउंट बताई गई है कि इसके बाहर नहीं जाना है। वो अपने आप से तो डिसीजन नहीं लेगा, राइट। उसका सीनियर बताएगा, उसको उसका सीनियर बताएगा, उस सीनियर को उसका प्रोड्यूसर बताएगा कि इतने में ही करना है। अब जिसका जो ऊपर से देख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हॉकाय है, उसको तो पता है ये झगड़े होने वाले हैं। राइट। बट अल्टीमेटली काम आगे बढ़ना चाहिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, बस ये दैट्स प्रॉब्ली आपका हेड ऑफ द प्रोडक्शन लेवल पर ये है। नीचे जो अब आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर के अंडर जो काम कर रहे हैं, आर दे फाइटिंग? दे आर टेकिंग इट कि तूने भाई मेरे को कैसे बोल दिया, दिस इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। यू एज अ हेड ऑफ प्रोडक्शन विल प्रॉब्ली टेक इट मैच्योरली, बट पीपल अंडर यू दे माइट नॉट। एवरी डे देयर आर दिस फाइट्स कि भाई तूने कैसे बोल दिया, एंड तूने कैसे बोल दिया। बट अब क्या होता है ना कि हर कोई सेफ्टी लेके चलता है। अब डायरेक्शन डिपार्टमेंट में से जो कॉस्ट्यूम कर रहा है, उसको पता है कि मुझे लगने वाले 7 ड्रेस है, बट मुझे मेरे डायरेक्टर के बारे में नहीं पता। वो उस वक्त सेट पे क्या बोलेगा, क्या मांगेगा, तो मैं 7 के बजाय 10 लिख के देता। ठीक है, ठीक है। अब प्रोडक्शन पहले ऐसे होता था कि आपने लिख के दे दिया, हमने मंगवा दिया। अब हर कोई उस प्रोसेस को जानता है, हर कोई स्क्रिप्ट पढ़ता है, हर कोई अपने हिसाब से ब्रेक डाउन करता है। तो हमारे टीम में भी लोग हैं जो समझते हैं कि 7 है, एक और एक्स्ट्रा करते हैं। हाँ। तो क्या होता है कि नहीं चलो 10 ही चाहिए, नहीं हम 8 ही देंगे। वो वहाँ पे कॉस्ट्यूम डिजाइनर की टीम जो है, वो स्टाइलिस्ट की टीम जो है, वो बोलती है नहीं इतने तो बन ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं है, पैसा ही नहीं दिया है। अच्छा। तो ये सारा पकड़ के आपको एक उसका एक सेंटर पॉइंट ढूंढ के उसको सॉल्व करना होता है और आगे बढ़ना होता है। झगड़े तो होते रहते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते रहते हैं, मेरे लेवल पे भी होते हैं, और रनर के लेवल पे भी होते हैं मेरे, और फर्स्ट एडी के लेवल पे भी होते हैं, और जो क्लैप देता है उसके लेवल पे भी होते हैं। तो सब जगह होंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? एग्जैक्टली, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स अ गुड आउटपुट ना। राइट। तो एक और जो बहुत ज़्यादा हम लोग जितने भी हमने इंटरव्यू किया उसमें ये चीज़ सामने आई कि there is a problem with the, I won't say problem, but there is this hierarchy that's being followed. I don't know if it's a hierarchy or what, कि किसी को भैया ये टेंट मिलेगा, किसी को वो टेंट मिलेगा, किसी को तीसरा टेंट मिलेगा। और अगर आप लाइक टीम से हो, आप इस टीम से, तो आपको इतना मिलेगा। अगर आप एक्टर हो तो you'll get more of this. You'll probably get a Bisleri if you're an actor. You'll probably get a glass of water if you are different team. ये इशू एक्चुअली में सुना है, तो ये क्या है, किस तरह से डिवाइड किया जाए? फूड सेटअप्स एंड ऑल, स्पेसिफिकली एक अलग सेटअप हमारे क्रू के लिए, लाइटमैन वगैरह सबके लिए अलग,
एडीज के लिए अलग, एक्टर्स के लिए ओके अंडरस्टैंडेबल अलग, बट ये हायरार्की क्यों फॉलो होती है? ये हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है, उसके कई रीजंस हैं, जिसमें से 2 मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि आपको आपके क्रू के हिसाब से डिवीज़न करनी पड़ती है। वो फूड की हो सकती है, वो रहने की हो सकती है, वो पानी की हो सकती है, वो होती है। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड आपको कई लोगों का मेंटेन करना पड़ता है, उस हिसाब से आप सबको देते हो। ऐसा नहीं कि जो खाना या पानी हम बेसिकली ए, बी और सी ये कैटेगरी में डिवाइड होता है। सो ए में आपके मेन टेक्नीशियंस आ गए, डायरेक्टर, डीओपी, आपके एक्टर्स आ गए। बी में आपके जूनियर टेक्नीशियंस आ गए, मेकअप, हेयर, ड्रेस और उससे रिलेटेड जो टेक्नीशियंस हैं वो। और नीचे वाले सी कैटेगरी में, सी नहीं मतलब आप उस हिसाब से मत देखिए ए बी सी के हिसाब से, बट उसमें आपके वर्कर्स आ गए, आपके डेली वेजेस वाले आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि आपका खाने का ब्रेक जब होता है, अगर आप एक ही जगह पे सबका खाना लगाओगे तो आपका ब्रेक 3 घंटे का चलेगा। अच्छा। क्योंकि किसी को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई लास्ट खड़ा होगा और जिसकी ज़रूरत सेट पे सबसे पहले होगी तो वो खाते ही बैठेगा। वो बोलेगा देखो आपने 100 लोगों की लाइन लगा दी, मुझे तो सबसे लास्ट में मिला खाना। अगर खाना डिवाइड करके नहीं मंगाएंगे तो सबको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसमें से भी ऐसे कई बार होता है कि चलो किसी को, जो यूजुअली फाइट्स होती हैं सेट पे कि मुझे तो चिकन का पीस ही नहीं मिला, मुझे तो स्वीट ही नहीं मिला, ये डिवीजन करने के बावजूद होता है। बट ये डिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका टाइमली ब्रेक खत्म हो जाए और आपको कई लोगों को आपको एक अलग लेवल की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ना। मेरा लीड एक्टर आके उस लाइन में खड़ा होके खाना नहीं खाएगा, मेरा डायरेक्टर आके वहाँ खाना नहीं खाएगा। वो जाएगा अपने रूम में बैठेगा, वैनिटी में बैठेगा, अपने टेंट में बैठेगा, सोचेगा नेक्स्ट शॉट के बारे में, डीओपी से बात करेगा, एक्टर से जाके बात करेगा, तो उसको एक स्पेस चाहिए। अब सबसे इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है कि प्रोडक्शन का डब्बा अलग से आता है, उसमें कुछ स्पेशल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्शन वाले सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, प्रोडक्शन टीम, और सबसे बाद में खाना खाते हैं। सिर्फ 2 या 3 लोग जिनको जाके सेट शुरू करना होता है वो सबसे पहले खाना खाते हैं, तो उनके लिए अलग से टिफिन आता है कि भाई तू ब्रेक ओवर हो जाए फिर खाना खा के। तो ये हायरार्की भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी है, तो सारी चीज़ें सोच के किया गया है। अब बीच में कोविड आया तो आपको तो सबको पैकेट का खाना देना था, राइट। उसमें कोई ABC नहीं था भाई, आप पैकेट पकड़ो, उसमें बिरयानी हो सकती है, उसमें पूरी सब्जी हो सकती है, दाल खिचड़ी हो सकती है, आप अलग से जाके बैठो खाओ, और उसमें सबको चिकन का पीस भी मिलेगा। हाँ। वेरी नाइस। तो आई गेट दैट वो बेटर नहीं है कि बंदे को ऐसा पैकेट ही दे दिया जाए ताकि सबको दे प्रॉब्ली गेटिंग इट। पैकेट फूड्स में क्या है ना, एक तरीके से इंडस्ट्री काम कर रही है कई सालों से, जब हम नहीं थे तब से, तो वो खुला खाना ही चाहिए सबको, आराम से बैठ के। क्या होता है ना कि आप कोई भी इंडस्ट्री मेरे ख्याल से इतनी रिगरियसली 12-14 घंटा काम नहीं करती, 16 घंटा काम नहीं करती, तो आपको खाने का ब्रेक मिलता है, खाना मिलता है, और आप जो एक्चुअली फिजिकल वर्क करते हैं ना उनको बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा खाना चाहिए जिसकी वजह से वो इतने घंटे काम कर सकें, करेक्ट, इतना वजन उठा सकें। आपने देखा होगा लाइट्स कितनी है, स्पॉट बॉयज पेटियाँ उठाते हैं, आर्ट वाले फर्नीचर उठाते हैं, क्रेन वाले वेट्स उठाते हैं, तो उनको उस तरीके से खाना देना पड़ता है। पैकेट खाने में आप सारी चीज़ें नहीं दे सकते। That's also right. So true. This was इतना कुछ था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भी आपको जॉइन करूँ सर। हाँ, बट जो भी करना चाहता है प्रोडक्शन, उनको नीचे से घिस के ही आना पड़ेगा। आपको अगर कोई एक पोस्ट ऑफर करता है तो वो मत लो, आप रनर से शुरू करो, ठीक है, आप एक स्टेप ऊपर से शुरू करो, कोई भी मतलब वहाँ से करते करते ऊपर आओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस, काम करने की वजह से नॉलेज आ चुका है, तरीका आ चुका है। ओके, आप सडनली एक जगह पे जाओगे, आपके नीचे वाले आपके सुनेंगे नहीं, ऊपर वाले सुनेंगे नहीं, कि आपके पास मैं जाऊँगा तो मैं तो। सर आपको क्या ये फील होता है कि इतनी सारी जो मेहनत है जो आपकी टीम कर रही है, आपके साथ कर रही है, जब ऑडियंस फिल्म देखती है तो सारी वाहवाही एक्टर्स ले जाते हैं, और ये वाली जो एक रिकग्निशन है, एक एक्नॉलेजमेंट, इट्स नॉट गिवन इनफ टू द टीम ऑडियंस की तरफ से, क्या डू यू क्रेव फॉर इट? जो नो नो, we crave for good work,
Yeah. वी क्रेव फॉर मनी, Yeah. पैसा दे दो, काम अच्छा करके देंगे, बस खत्म। कभी मतलब ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ, मुझे क्रेडिट ही नहीं मिला है हाँ. जो मिलना चाहिए। जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं जो बंद पड़े थे प्रोजेक्ट, वो उठा के मैंने वापस खड़े करके दिए हैं प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर ने नहीं दिया क्रेडिट, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग जो डायरेक्शन परस्यू करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि डायरेक्शन इज ऑल अबाउट क्रिएटिव स्टिमुलेशन, हैविंग अ विजन एंड एवरीथिंग, बट गिवन जितना काम है डायरेक्शन टीम में, प्रोडक्शन टीम में, क्या कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए टेक्निकली साउंड होना टू बिकम अ गुड डायरेक्टर? ऐसे कैसे ना 3 से 4 पार्ट हैं। एक, आपको अगर डायरेक्शन टीम में जाना है या डायरेक्टर बनना है, तो आप सबसे पहले आपको एक अच्छा विजुअलाइजर होने की ज़रूरत है। आप विजुअलाइज करने आना चाहिए आपको। टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो आपको आने ही चाहिए। आपको स्टोरी आती है, इस मतलब स्टोरी है आपके पास, आपने खुद ने लिखी है शायद, बट इसका मतलब ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सही तरीके से कैमरे में पकड़ पाओगे, है ना। सो यू नीड टू लर्न टेक्निकल लैंग्वेज, यू नीड टू नो हाउ योर कैमरा वर्क्स, एंड वो सिर्फ आपको किसी अच्छे डायरेक्टर के पास इंटर्नशिप करके, उनको फॉलो करके, उनके साथ प्रोजेक्ट्स करके, भले आप चेंज करते रहो डायरेक्टर ए प्रोजेक्ट वाइज, बट आपको ऑन सेट एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है कि किस तरीके से लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हर जॉनर की लैंग्वेज अलग अलग है, हर स्टोरी बताने का तरीका अलग है, हर डायरेक्टर का पैटर्न अलग है। तो आपको जितना हो सके पहले समझ लेना है, और फिर उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि आपको क्या शूट करना है, कितना शूट करना है, इसलिए आपको एडिटिंग का भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एडिटिंग समझ में आनी चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि जैसे हम अभी शूट कर रहे हैं, तो ये सामने से 3 एंगल 4 एंगल लगे हुए हैं, बट ये नहीं कि ये ख़त्म करके आप पीछे से भी वापस शूट करो, ऊपर से शूट करो, नीचे से 360 शूट करते रहो, फिर एडिटर परेशान हो जाता है कि क्या शॉट लगाऊं क्या नहीं। फॉलो द सिनेमा का ग्रामर। हाँ, ग्रामर आना चाहिए, और आपको मतलब हर चीज़ आपके दायरे में आने वाली हर चीज़ की समझ होनी चाहिए, तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। वाओ, दैट्स वंडरफुल। काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ करना शिवम के लिए है। तो काफ़ी आई थिंक ओवरवेलमिंग हो गया। बहुत ज़्यादा एक्चुअली। अभी मेरे को लग रहा है मैं इंडस्ट्री में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब इधर भी आना पड़ेगा कि वो तो छूट नहीं रहा है, तो 20 साल से लगा पड़ा। बट या दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली फैसिनेटिंग, एंड दिस वाज इंसाइटफुल, दिस वाज फन, बहुत मज़ा आया, एंड मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि सर प्लीज़ थोड़ा बहुत मैं भी कुछ आपके साथ काम करूँ तो डेफिनेटली मज़ा आए। Thank you so much for being such amazing guest, and course for being a great host. Shivam. Host. Shivam was really nice. Swati was fine. Thank you so much, guys. Thank This you. was the end of the episode. Thank you Thank so you much, so Pushkar much. sir. It was very very informative to know all about it. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। I hope हम वापस मिलें बहुत जल्दी। बिल्कुल, थैंक्स फॉर And, इनवाइटिंग मी। It was a pleasure, sir. Thank you so Thank you so much.